46 क्रोमोसोम्स हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं। 2n नंबर होता है 46 क्रोमोसोम्स का, जिसको हम कह रहे होते हैं डाइप्लॉइड। और जो हमारे पास 23 होते हैं ना, जो पेयर होता है हमारे पास 23 पेयर्स, ये हमारे पास हिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम हमारे पास हैप्लॉइड नंबर को शो करते हैं। अब हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं कुछ पैकेट्स। इन पैकेट्स को हम कहते हैं जीन्स, और इनके पास बेसिकली होती है आपकी इंफॉर्मेशन कि आपका आई कलर कैसा होना चाहिए, आपके हेयर्स कैसे होने चाहिए, तमाम चीजें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, और वो ये आता है कि क्रोमोसोम तो समझ आ गए, जीन्स भी समझ आ गए, लेकिन क्रोमोसोम खुद किससे बना हुआ है, उसकी अपनी कंपोजिशन क्या है। और जो ये पैकेट्स है जीन्स, ये क्रोमोसोम्स पे कैसे लगते हैं, इनकी अपनी कॉम्पोजिशन क्या है। तो अब हम देख लेते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन क्रोमोसोम्स की। हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं, जो क्रोमोसोम का जो हमारे पास केमिकल मटेरियल है, वो हमारे पास है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन डिवीजन के दौरान अपने आप को इस तरह की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारे पास क्रोमेटिन हमारे पास होता है नहीं, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास क्या होता है, डीएनए जो होता है ना, डीएनए होता है इसका केमिकल मटेरियल, जिसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। डीएनए में पाई जाती प्रोटीन हमारे पास, तो वो हमारे पास होती है न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, अब अगर हम देखें क्रोमोसोम्स जो है हमारे पास, उसके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, 40% जो होता है वो डीएनए पे कंसिस्ट होता है, और बाकी जो 60% हिस्सा होता है उसका, वो उसके पास एक किस्म का प्रोटीन मौजूद होता है, हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 60%। और बुक में सिर्फ 2 हिस्से हैं, तो हम 2 तक ही रखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ। अच्छा, अब डीएनए जो है, डीएनए हमारे पास बना हुआ होता है बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से। उन यूनिट्स को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। हर न्यूक्लियोटाइड के पास 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है पेंटोज शुगर। ठीक है, ये हमारे पास ये रही, ये पेंटोज शुगर है, ये येलो कलर की। इस पेंटोज शुगर का नाम होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। एक होता है इसके पास, दूसरा होता है इसके पास फास्फोरिक एसिड। ठीक है, जो इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है इसने। तीसरी चीज होती है नाइट्रोजीनस बेसिस, जो आपको यहाँ पे बेसिस नजर आ रही है ग्रीन कलर की, ये आपके पास नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें कि क्रोमोसोम हमारे पास क्या है, होता है ये है, देखें, हमारे पास क्रोमोसोम बनता है 2 चीजों से, डीएनए से और हिस्टोन से। ये समझ लें, ये है डीएनए का धागा, और ये है आपके पास हिस्टोन की प्रोटीन्स। अब होगा ये कि ये जो डीएनए का धागा होगा ना, आपके पास 8 प्रोटीन ने ऐसे गुच्छा बनाया हुआ होगा। ठीक है, क्लस्टर बनाया हुआ होगा। ये 8 का क्लस्टर आ गया, ये 8 का क्लस्टर गया। ठीक है, अब ये जो डीएनए होगा ना, ये इसके गिर्द इस तरह से लिपटेगा। ठीक है, ये इस तरह से इसके गिर्द लिपटेगा। ये हमारे पास डीएनए होता है। अब ये डीएनए का अगर मैं आपको ये हिस्सा खोल कर दिखाऊं, ओपन करके दिखाऊं, तो ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, और न्यूक्लियोटाइड इसकी कैसी होंगी, पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर है। इसके यहाँ पे आपके पास जो भी इनकी नाइट्रोजीनस बेसेस होंगी वो आ जाएंगी, और यहाँ पे आपके पास फॉस्फेट आ जाएगा। तो ये बस इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक कोई सवाल पूछ ले। 3 हिस्सों पर केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हमारे पास तो 3 हिस्सों पर कंसिस्ट होता है, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन का नाम इसका हमेशा याद रखिएगा, हिस्टोन होता है, और थोड़ा सा अमाउंट में इसके अंदर आरएनए का भी मौजूद होता है क्रोमोसोम के अंदर, क्योंकि हमने आरएनए की सिंथेसिस करनी होती है ना, मैंने आपको बताया हमें डीएनए से आरएनए बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा पार्ट आरएनए का मौजूद होता है।
यहाँ पे 40-60 का रेशो आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम स्किन के लेवल पर आते हैं तो हमारे पास 50% और 40% का रेशो होता है। फिर ये जो आपको स्टोन नजर आ रही है, स्टोन और इसके गिर्द जो डीएनए लिपटा हुआ है, इस इतने हिस्से को ना हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए मैं आगे चलूंगी। मैंने आपको बताया हिस्टोन हमारे पास प्रोटीन है। ठीक है, आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये किससे बना हुआ होगा? अमीनो एसिड से। इसका तो हमें पता है। डीएनए हमारे पास किससे बना हुआ होता है? देखिए, डीएनए मैंने आपको ऊपर बताया था, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर क्या होता है? रिपीट करवा रही हूँ मैं आपको। जैसे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन, कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ अमोनिया, अमोनिया नहीं होता है आपके पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अल्काइल ग्रुप। इसको हम अमाइड ग्रुप कहते हैं, इस ग्रुप को। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का होता है। इसी तरह से जो हमारे पास नीचे आपके पास पेंटोज शुगर, जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो मुश्किल होता है, आप लोग ये आसान से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। पेंटोज शुगर है, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ होगा फॉस्फेट के साथ, और एक बॉन्ड इसका बना हुआ होता है किसी भी नाइट्रोजीनस बेस के साथ। हमारे पास नाइट्रोजीनस बेसेस होती हैं 4। अच्छा, हम पढ़े थे कि डीएनए जो होता है क्रोमोसोम का, वो बहुत बहुत लॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा उसकी लेंथ होती है। कितनी लेंथ होती है? देखिए, जो हमारे पास डीएनए है ना, उसकी लेंथ होती है तकरीबन 7 फीट से भी ज्यादा, या 2 मीटर से ज्यादा। 7 फीट कितना होता है? अब जो आपने अमूमन बहुत बड़ी हाइट के अगर आप जेंट्स देखे तो उनकी हाइट होती है 6 फीट, उनसे भी बड़े। तो 7 फीट जो है एक इंसान से भी बड़ा जो है, वो एक डीएनए की लेंथ होती है। एक क्रोमोसोम, आपके पास 46 क्रोमोसोम है, आपके हर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होगी? 7 फीट, या जो है 2 मीटर। 7 फीट और 2 मीटर दोनों एक ही बात है। यानी इतना बड़ा हो गया है कि आप इसको एक सेल में नहीं अरेंज कर सकते। तो सवाल आता है कि ये जो है ये कैसे जो है उसके अंदर अरेंज हुआ हुआ होता है? तो ये डीएनए जो है ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, बहुत कॉइल हुआ हुआ होता है, बिल्कुल गुच्छा हुआ होता है। इस तरह से करके बहुत कम स्पेस घेरता है। जब बहुत कम स्पेस घेरता है, इस तरह की इसकी कॉइलिंग हुई होती है कि अगर ये इतना लॉन्ग डीएनए है तो इसकी कॉइलिंग जो है ना वो इस तरह से करके एक छोटे से हिस्से में हो जाएगी। तो ये इतना ज्यादा कॉइल हुआ हुआ होता है जब ये हमारे डीएनए क्रोमोसोम के अंदर, सेल के अंदर जो है वो फिट हो जाता है। अब डीएनए जो होता है ना, होता है डबल स्ट्रैंडेड फाइबर, जिसको हम ड्यूप्लेक्स भी कहते हैं। डबल स्ट्रैंडेड से मुराद ये है कि दो धागे जो होते हैं ना वो आपस में ऐसे अटैच हुए हुए होते हैं डीएनए के। एक डीएनए का धागा नहीं होता, दो होते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम के अंदर पूरी उनकी लेंथ चल रही होती है, कहीं से भी वो टूटे नहीं होते हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे आता है कि डीएनए की कॉइलिंग किस तरह से हो रही है इस क्रोमोसोम के अंदर और सेल के अंदर। न्यूक्लियस जो है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से हो रही है। इसका जवाब मैं आगे देती हूँ, पहले मुझे बताइए यहाँ तक कोई सवाल है? अगर जो 46 क्रोमोसोम है, ये एक सेल में मैं आपको ह्यूमन क्रोमोसोम सिखा रही हूँ। जो आपके पास है 46 क्रोमोसोम्स, इन 46 क्रोमोसोम्स का मतलब है कि आपके पास 22 पेयर्स है। ये आपके पास आ गए हैं, ये इस तरह से अलग से इन्होंने शो किए हुए हैं। 22 पेयर्स है जिनको हम ऑटोजोम्स कहते हैं, जो आपकी बॉडी में मौजूद है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो ये आपके पास है, ये 6 क्रोमोसोम्स होते हैं आपके पास, XY।
22 पेयर आपके पास ऑटोजोम्स के हैं, और जो 23rd पीरियड होगा ना, वो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम्स का होगा। ये वाली बात आपको क्लियर हुई? अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या होता है, व्हाइट बोर्ड पर देखिएगा। हमारे पास क्रोमोसोम्स है। हमारे पास आता है, सबसे पहले आता है सोमैटिक सेल, आपका बॉडी का एक सेल, ठीक है। ये सोमैटिक सेल जब हम ओपन करते हैं इसका न्यूक्लियस, तो हमें इसके अंदर नजर आते हैं 46 क्रोमोसोम्स। इन 46 क्रोमोसोम्स में से आपके पास 22 जो होते हैं, 22 नहीं, 46 क्रोमोसोम्स का मतलब है 23 पेयर्स, ठीक है। इसके अंदर से 22 पेयर्स जो हैं वो आपके पास, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स हैं, वो आपके पास आ जाएंगे ऑटोजोम्स में, ठीक है। और जो ये जो बाकी एक पेयर आपके पास बचता है ना, जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स आते हैं, ये आपके पास आते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स में। अब ड्यूरिंग डिवीजन ये होता है कि सेक्स क्रोमोसोम्स आपके पास सेपरेटली आपके पास डिवीजन होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स में से हाफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो चले जाते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम जाएगा। आपके पास सेक्स क्रोमोसोम 2 हो सकते हैं, या तो एक्स एक्स हो सकता है या एक्स वाई हो सकता है, इनमें से कोई एक जाएगा, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो आपके पास एक्स एक्स होता है, मेल होते हैं तो एक्स वाई होता है। अब होता क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम जो होता है ये हमारे ह्यूमंस में डिफरेंट आ रहा होता है, बाकी सारी चीजें हमारे पास सेम होती है। अब होता है कि अगर मेल है तो एक्स वाई क्रोमोसोम है, और अगर फीमेल है तो एक्स एक्स है। मदर साइड पर अगर एक्स एक्स है तो इनमें से कोई एक जो है ना वो आपके में आएगा, और 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स के आएंगे, और 22 पेयर्स नहीं, सॉरी, से जो आपके पास 22 क्रोमोसोम्स है, ऑटोसोम्स है, वो आएंगे, और एक जो है वो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम आएगा। इस तरह से आपके पास ये बन जाता है 23 का, 23 क्रोमोसोम्स का आपके पास ये एक ओवम बन जाता है। ये बात आपको क्लियर हुई? मतलब 20। देखें, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब होता ये कि हम कह रहे थे कि नॉर्मल बॉडी में जो हमारे पास क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि डायप्लॉइड नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास क्या कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, वो हमारे पास 23 होते हैं। अब 23 में स्पर्म होता है ना, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब वो किस तरह से होते हैं, उसको समझने के लिए हमें बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में मौजूद है सोमैटिक सेल्स, ठीक है। या अगर आप इस चीज को भी भूल जाए सोमैटिक सेल्स को, तो हमारे पास मौजूद है 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। इन 46 क्रोमोसोम्स का मतलब है कि कितने पेयर्स हैं आपके पास, 23 पेयर्स हैं। हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आते हैं ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स को हम जो है हमारे पास ऑटोजोम्स मेल और फीमेल में सेम होते हैं। ह्यूमंस में मेल और फीमेल में ऑटोजोम्स सेम होते हैं, इनमें डिफरेंट नहीं आता है। अच्छा, और जो दूसरा हमारे पास होता है वो हमारे पास होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब हमारे पास ऑटोजोम्स में कितने पेयर्स आते हैं, 22 पेयर्स आते हैं, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम में हमारे पास आते हैं एक पेयर, ठीक है। एक पेयर से टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर मेल में है, अगर मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं तो वो एक्स वाई होंगे। अगर फीमेल के हैं, ठीक है, तो वो एक्स एक्स होंगे। अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये ड्यूरिंग जो है जब आपके पास स्पर्म्स और ओवम जो है वो बन रहे होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के प्रोसेस में, तब आपके पास क्या होता है, ये जो ऑटोसोम्स है ये है 22 पेयर। इसमें से आधे क्रोमोसोम्स आपके पास 22 का हाफ आपके पास क्या होगा, 11 हो। 11 पेयर्स। अच्छा, अब देखिए 22 पेयर्स का हाफ है 11 पेयर्स, लेकिन अगर मैं 22 पेयर्स को वैसे खोल के बताऊं तो 44 आपके पास क्रोमोसोम्स है, ठीक है। 44 क्रोमोसोम्स का हाफ हाफ लगाए आप,
तो वो आपके पास पेयर्स की सूरत में आता है। तो अब होता है कि इन 44 क्रोमोसोम्स में से हाफ क्रोमोसोम्स यानी कि आधे पेयर्स जो है वो आपके पास किस में जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल बॉडी है तो आपके पास इसमें से ये बनेगा पहले ओवम। ठीक है, फीमेल बॉडी की बात हो रही तो 22 पेयर्स उसमें आ जाएंगे। 22 पेयर्स नहीं, 44 क्रोमोसोम्स में से हाफ जो है वो उसमें आ जाएंगे। 44 का हाफ आपके पास 22 होता है, तो 22 क्रोमोसोम्स आपके पास आ जाएंगे इसके अंदर। तो इस 22 क्रोमोसोम्स को हम 11 पेयर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब फीमेल, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ कि ओवम बन रहा है, तो फीमेल्स में से आपके पास है एक्स एक्स। अब इन दोनों में से ना कोई एक आएगा, एक्स आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब ये हो गए टोटल 23 क्रोमोसोम्स। इस तरह से हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं, उसमें हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर ये स्वम बन रहा है, मेल सेक्स क्रोमोसोम बन रहा है, तो मेल सेल बन रहा है, तो उसमें आपके पास क्या होगा, ये 22 पेयर्स तो सेम आएंगे। अब इस एक्स वाई में से कुछ भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाई आ गया तो ये आगे जाके बॉय में डेवलप होने वाली बात होती है, एक्स आ गया तो फीमेल में डेवलप होने वाली बात होती है, यानी कि डॉटर सन, इस तरह से होता है। अब थोड़ा सा ये आपको बहुत अच्छे से तब क्लियर होगा जब आपका जो क्रोमोसोम का चैप्टर है ना बेसिकली, वो आपका क्लियर होगा। इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो चैप्टर अगर स्टार्ट कर लिया जाए ना, तो ये वाली कंफ्यूजन। अच्छा, फिर हमारे पास लिखा हुआ है, if we gently disrupt a eukaryotic nucleus and examine the DNA with an electron microscope। वो कह रहे हैं कि अगर आप यूकेरियोटिक न्यूक्लियस को खोलते हैं, देखते हैं, तो आप कहना डीएनए को देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके मैग्नीफाइड करके दिखाया जाता है, उसकी रेजोल्यूशन वगैरह सब क्लियर होती है। तो हमें ये नजर आता है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे डीएनए को एक्समाइन कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो हिस्टोन है उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और डीएनए जो है, डीएनए के धागों पर है नेगेटिव चार्ज। यानी कि नेगेटिव धागा है, नेगेटिव चार्ज